जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आपके YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पोस्टमार्टम वीडियो ला रहा हूं। 2017 में पूछे गए पीटी परीक्षा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का पोस्टमार्टम है। ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, ये दूसरी वीडियो है। जाकर के पहली वीडियो देखें। और इससे पहले मैं 2008 का जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पीटी में, उस सभी का पूरे अच्छे से विश्लेषण करते हुए वीडियो बना चुका हूं। और इसी प्रकार 2017 में पूछे गए पीटी परीक्षा का भी मैं बनाऊंगा। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये सेकंड वीडियो है 2017 वाला पीटी में पूछे गए प्रश्नों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। तो रामनाथ कोविंद जो थे, जब वो राष्ट्रपति के पद धारण किए थे, उस समय किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है असम के, बी में कह रहा है गुजरात के, सी में कह रहा है बिहार के और डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश के। तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा सी, बिहार के राज्यपाल के रूप में रहे थे रामनाथ कोविंद ने। और वे भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे रामनाथ कोविंद जी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुकी थी और भारत की 15वें राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगली क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। वो कौन से खगोल भौतिक शास्त्र थे? तो ऑप्शन ए में है ई फर्मी, बी में है प्रोफेसर रॉबर्ट वी लाफलिंग, सी में है स्टीफन हॉकिंस और डी में है नॉर्मन एस रेमसे। तो मेरा यदि आंसर देखें तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा सी होगा। स्टीफन हॉकिंस ऐसे थे जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे, केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बातों को कह पाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि स्टीफन हॉकिंस के बारे में देखें तो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों क्या थी? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स स्टीफन हॉकिंस की प्रमुख पुस्तकों में से थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। और स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु 2018 में हुई थी। 2018 में उनकी मृत्यु हुई थी। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो ब्रिटिश यात्री थे। स्टीफन हॉकिंस ब्रिटिश यात्री थे। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, हिंदी में समय का संक्षिप्त इतिहास, उसी को हिंदी में कहेंगे, ये प्रमुख पुस्तकें उनकी है। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, ई फर्मी, तो वो यूएसए के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ई फर्मी कहाँ है? तो यूएसए के रहने वाले हैं और नोबेल पुरस्कार उनको 1938 में मिला था ई फर्मी को। किसके लिए? इनके पूरा नाम क्या है? एनरिको फर्मी न्यूट्रॉन बमबारी के लिए, थायो न्यूट्रॉन बमबारी के लिए उनको दिया गया था, द्वारा प्रेरित रेडियो धर्मिता एवं ट्रांसयूरेनियम तत्वों की खोज के लिए दिया गया था 1938 में। थायो न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा प्रेरित रेडियो धर्मिता एवं ट्रांस यूरेनियम की तत्वों को खोज के लिए दिया गया था एनरिको फर्मी को। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में एल राय, सी में M.K. गांधी ने और डी में J.L. नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, और वो कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की गठन किए थे। अस्थायी सरकार की गठन सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में एक नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम रख दिया गया है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर यदि बी को देखें, एल रॉय लाला लाजपत राय,
लाजपत राय ने की कथन क्या था या नारा क्या था? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक बार प्रहार अंग्रेज के शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। महात्मा गांधी जी को देखें, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, और हे राम महात्मा गांधी जी ने कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज आराम हराम है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 29 में भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है विजयलक्ष्मी पंडित को, बी में है सरोजिनी नायडू को, सी में है अरुणा आशफ अली को, डी में है सुचेता कृपलानी को। तो भारत की बुलबुल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का बुलबुल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू जो थे भारत के प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग भी ली थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए को देखें, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित है जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। भारत की तो थी ही, लेकिन विश्व की भी पहली महिला थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली। ऑप्शन नंबर डी को देखें, डी में है सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश में बनी थी 1963 से 67 के बीच में। यदि ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी, तो अरुणा आशफ अली कांग्रेस का झंडा फहराने वाली बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की झंडा फहराने वाली बनी थी अरुणा आशफ अली। इससे इनकी प्रसिद्धि मिली है अरुणा आशफ अली को। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है पेस मेकर संबंधित है। तो वृक्क से है, फेफड़े से है, हृदय से है, मस्तिष्क से है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हृदय से संबंधित है पेस मेकर। हृदय यानी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हृदय को। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है हृदय का भार। ऑप्शन नंबर ए को देखें, वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं, यह एक उत्सर्जित तंत्र है किडनी, जिसका वजन 140 ग्राम होता है, और दो भाग में, एक में बाहरी कोटेज होता है और भीतरी मिडुला होता है। और कार्यात्मक इकाई क्या है किडनी का? तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है किडनी का कार्यात्मक इकाई। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी को देखें, फेफड़ा एवं झिल्ली से घिरा होता है। फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस झिल्ली से फेफड़ा होता है घिरा हुआ, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखें, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक अस्थियों के खोल, क्रेनियम। मस्तिष्क एक अस्थियों के खोल में रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम है। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1400 ग्राम। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है। तो ऑप्शन ए में कहे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कर्नवालिस, या वॉरेन हेस्टिंग्स, सी में, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? ये आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या इसमें आंसर देंगे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना है। यदि इस कन्फ्यूजन को दूर करें, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में बंगाल का गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल का गवर्नर बना, पहला गवर्नर बना। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद बदल दिया गया। और उस समय बंगाल के अंतिम गवर्नर यदि आपसे पूछ ले तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे?
तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी से निकल गया। यदि आपसे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो क्या कहेंगे बंगाल के अंतिम, नहीं वो तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी थे वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे विलियम बेंटिंग। परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे विलियम बेंटिंग। 1833 के तहत ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, नाम बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कर दिया 1833 के अधिनियम के द्वारा, और विलियम बेंटिंग ही हुए पहला गवर्नर जनरल बनने वाले भारत के। यदि आपसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो कैनिंग होगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम वायसराय पूछे वो भी कैनिंग होगा, क्योंकि वायसराय को बदल करके गवर्नर जनरल को बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और अंतिम गवर्नर कौन होंगे, अंतिम वायसराय यदि पूछे तो माउंटबेटन होगा, भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे तो वो माउंटबेटन ही होंगे गवर्नर जनरल। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो राजगोपालाचारी, या अंतिम भी कह सकते हैं राजगोपालाचारी बने। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें एक ऑप्शन और था, उसको इस ऑप्शन को देखें। क्वेश्चन नंबर 31 में ही ऑप्शन नंबर बी को देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यदि देखें हम तो इसके बारे में 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जन्मदाता माना जाता है। पुलिस सेवा के भी जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। और इनकी समाधि कहाँ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अंग्रेजी गवर्नर में एकमात्र लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही समाधि कहाँ है तो वो भारत में है, गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में इनकी समाधि है। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसको बताकर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब है तो 1900 से 1979 तक है, ए में ऑप्शन है। ऑप्शन बी में कह रहा है 1972 से 1977 तक है। ऑप्शन सी में 1902 से 1979 तक है, या डी में कह रहा है 1901 से 1978 तक है। तो इनका कार्यकाल, इनका जीवन काल कब हुआ जयप्रकाश नारायण का तो इनका जीवन काल ऑप्शन नंबर सी होगा, 1902 से 1979 है। और 11 अक्टूबर 1902 को सारण के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, सारण के सिताब दियारा में। और इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का बिल्कुल फूके थे इन्होंने, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण ने। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 33। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया तो ऑप्शन ए में है मोहम्मद गौरी, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है सुल्तान महमूद और डी में है मोहम्मद बिन कासिम। तो सोमनाथ मंदिर को, तो आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर को कौन, तो मोहम्मद, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला कौन था, महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी, या सुल्तान महमूद भी कह सकते हैं, या महमूद गजनबी था सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है, आराध्य देव शिव की मूर्ति है। 17वां और महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। कौन, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार। उद्देश्य क्या था, धन लूटना उसका उद्देश्य था, और अपने क्षेत्र में जाकर विस्तार करना, धन समृद्धि बढ़ाना अपने क्षेत्र में, यही उसका मेन उद्देश्य था। इसीलिए उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक कहा था। भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के द्वारा किया गया था, और सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी के सोमनाथ मंदिर, और इसका अंतिम आक्रमण था 1027 में जाठों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए को देखें, मोहम्मद गौरी पहला आक्रमणकारी था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण, और किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। वहाँ
मुल्तान के विरुद्ध था और उसका दूसरा आक्रमण, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ। उसका दूसरा आक्रमण वहाँ का शासक भीम टू से हुआ। भीम टू ने गौरी को हरा दिया। और मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध, सबसे चर्चित युद्ध जो ज़्यादा प्रश्न में पूछा जाता है, तो मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। परंतु गौरी की हार हुई थी और तराइन की द्वितीय युद्ध बस एक साल बाद 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुई उसी जगह पर, और गौरी ने फिर उस समय उस जगह पर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, छल से हरा दिया। और फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच। उसमें भी गौरी का जीत हुई। अब अगली क्वेश्चन की ओर देखें, अगली ऑप्शन की ओर देखें। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 ईस्वी में स्थापना किया था, जिसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाए थे। और दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहते हैं, या लाखों का दान देने वाले कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर डी को देखें, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 1712 ईस्वी में। और वहाँ के राजा सिंध पर किया था, वो वहाँ के राजा दाहिर थे, उसके विरुद्ध किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 34 में, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? फाहियान था, हेनसांग था, लामा तारानाथ था या इत्सिंग था? तो कह रहा है किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा सही, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय आए थे, वो चीनी यात्री थे हेनसांग। और किसके लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए थे हेनसांग। यदि फाहियान को देखें किसके समय में आया था, तो फाहियान था जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था, फाहियान। और इत्सिंग जो थे हर्षवर्धन के समय में, ये भी आए थे इत्सिंग। और यदि ऑप्शन नंबर अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चले। 35 क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एक में क्या है? योजना आयोग द्वारा, बी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, सी में वित्त मंत्रालय द्वारा, या डी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा जारी किया जाता है? डी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि किस यौगिक का अणु सन्निहित 40 है? सहतिस सन्निहित 40 है, किस यौगिक का? NaCl का, NaOH का, बी में, सी में CaO का, डी में C2H4 का। तो मेरा आंसर क्या होगा जिसका अणु संहिता 40 है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NaOH का 40 है। ठीक है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, NaCl, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है NaCl। CaO को देखें ऑप्शन सी को, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO को। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 37 में कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? ऑप्शन ए में 6.023 गुना 10⁻23, बी में 6.023 गुना 10⁻22, सी में 1.9 गुना 10⁻19, डी में 1.6 गुना 10⁻18। तो मेरा आंसर क्या होगा? 6.023 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे एवोगाड्रो नियतांक भी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 38 में, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन ए में CaO किसे कहते हैं, बी में CaSO4 के होल ट्वाई और हाफ H2O या CaCO3 को, डी में CaNO3 के होल ट्वाई किसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 के होल ट्वाई एंड हाफ H2O कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaO को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए को देखें, CaO कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ऑप्शन नंबर सी को देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3। ऑप्शन नंबर डी को देखें, CaNO3 के होल ट्वाई कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं इसे, CaNO3 के होल ट्वाई। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है?
विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में सोडियम नहीं प्राप्त होता है, पोटेशियम नहीं प्राप्त होता है, कह रहा क्वेश्चन नहीं प्राप्त होता है, कैल्शियम नहीं प्राप्त होता है या लोहा नहीं प्राप्त होता है। तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सी अपघटन नहीं प्राप्त होता है? तो आंसर क्या होगा? लोहा नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा नहीं प्राप्त होता है। हेम्फ्री डेवी ने ये प्रक्रिया किसने बताया? हेम्फ्री डेवी ने। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा सोडियम प्राप्त होता है, पोटेशियम प्राप्त होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है, के तत्व प्राप्त होते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व बैंक का दूसरा नाम है, क्या नाम है दूसरा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या WTO विश्व व्यापार संगठन। तो दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो आंसर हो जाएगा 40 का सी। अगली क्वेश्चन 40 का सी हो जाएगा। सी में क्या है? सी में IBRD, ऑप्शन नंबर सी नीचे है, तो IBRD है इस क्वेश्चन का आंसर। यदि इसके बारे में देखें, IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, यदि आपसे पूछ ले। और IBRDA का मतलब क्या होता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक हो गया दोनों मिल के, कह रहा विश्व बैंक किससे बनता है? तो विश्व बैंक IBRD प्लस IDA के मिल करके विश्व बैंक बनता है। IBRD प्लस IDA मिल करके विश्व बैंक बनता है, विश्व बैंक कहते हैं। तो विश्व बैंक में को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष IBRD का हुआ। नहीं, IBRD का तो फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA का हुआ फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोनों मिल करके क्या बनता है? विश्व बैंक। अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय पाल सिंह बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखें, IMF के बारे में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसका फुल फॉर्म है IMF का। ठीक है, स्थापना 1944 में हुआ था IMF का। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। अगले क्वेश्चन क्यों चले, यदि ऑप्शन नंबर बी को देख ले, देख ही रहे तो ऑप्शन नंबर बी को देख ले, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है WTO में? 164 है। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चले। यदि क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं तो कह रहा खाने का सोडा है। खाने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसको याद करें क्या तरीका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाई होगा तबे खाएंगे, बाई होगा तब खाएंगे। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, ये हो गया। यदि ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी को ए सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखें, सी को सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 या धोवन सोडा भी बोलते हैं Na2CO3 को। चलिए अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 42। बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 42 में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। बिल्डिंग के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं बिल्डिंग के लिए, जिसे थर्मिक वेल्डिंग कहते हैं। थर्मिक वेल्डिंग कहा जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। और गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन से जो होता है उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नहीं सोखती है? सोडियम क्लोराइड में कौन सी उपस्थित होती है, कौन सी अशुद्धता जो नमी नहीं सोखती है? तो नमी नहीं सोखती है कौन सी अशुद्धता? तो ऑप्शन नंबर 43 में क्या होगा? ए होगा सही। कैल्शियम क्लोराइड नहीं सोखती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड NaCl हो गया, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा? MgCl2 हो जाएगा, और KCl हो गया,
पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड को। और डी क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 का उपयोग होता है सोडियम सल्फेट में होम लॉन्ड्री डिटर्जेंट के लिए किया जाता है Na2SO4 को। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 44 में फास्फोरस का कौन सा यस्क नहीं है, फास्फोरस का कौन सा यस्क नहीं है, तो फास्फोरस का कौन सा यस्क नहीं है, तो फास्फोरस का ऑप्शन नंबर ए में है फास्फोराइट, फ्लोराप्टाइट, और सी में है क्लोराप्टाइट, और डी में है ग्रेनाइट। अयस्क नहीं है सो पूछा है, क्या बोल रहा है, नहीं है, नहीं देख लेना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, ग्रेनाइट है जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोराइट, फ्लोरापाटाइट और क्लोरापाटाइट ये सब फास्फोरस का अयस्क है, और एपेटाइट भी फास्फोरस के अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत के नाभिक में होते हैं, भारत के नाभिक में क्या होते हैं, ए में है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सी में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी में है न्यूट्रॉन। भारत के नाभिक में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं भारत के नाभिक में, ठीक है, जबकि प्रोटॉन धनात्मक होती है और न्यूट्रॉन ऋणात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, जिसका आवेश 1.6 गुना 10⁹ होता है प्रोटॉन का आवेश, ठीक है, 19 होता है। अगली क्वेश्चन, और द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, द्रव्यमान होता है 1.672 गुना 10⁻27 होता है इसका द्रव्यमान, किसका, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के बारे में देखें, न्यूट्रॉन है जो ये ऋण आवेशित है, अभावहीन है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है। खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन ने, और इसका द्रव्यमान कितना है 1.675 गुना 10⁻27। और क्या होता है इसका आवेश, तो शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान 9.108 गुना 10⁻81 होता है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, आँख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन ए में आइरिस पर, बी में लेंस पर, सी में रेटिना पर, डी में कॉर्निया पर। तो किस पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। आँख के किस भाग में, तो रेटिना पर। कैसे बनता है, उल्टा बनता है, और छोटा और वास्तविक बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 47, वनधानता का दूसरा नाम क्या है, तो ए में है गैलीलियो प्रभाव, बी में है फ्रैंकलिन प्रभाव, सी में है न्यूटन प्रभाव, और डी में है डाल्टन प्रभाव। गैलीलियो का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डाल्टन प्रभाव को गैलीलियो का दूसरा नाम कहते हैं, ठीक है, डाल्टन प्रभाव। और यह एक अनुवांशिक रोग है। वनधानता कह रहा है कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन ए में एमीटर द्वारा, बी में वोल्ट मीटर द्वारा, सी में वोल्ट मीटर द्वारा, या बी में वोल्टामीटर, और सी में वोल्ट मीटर, और डी में गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, विद्युत आवेश की मात्रा को मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर देखें तो गैल्वेनोमीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत धारा की दिशा और परिणाम को बताता है गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है या बदलता है, तो विद्युत को यांत्रिक में। ऑप्शन ए में विद्युत मोटर, सी में डायनमो, बी में डायनमो, सी में फ्यूज, और डी में रेक्टिफायर। तो कह रहा है विद्युत से किस में बदलने के लिए कह रहा है, यांत्रिक में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत मोटर है जो विद्युत से यांत्रिक में बदलेगा। यदि डायनमो को देखें तो डायनमो क्या है, इसका उल्टा है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनेमो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, फ्यूज किसका बना होता है, टीन प्लस शीशा का मिश्र धातु है फ्यूज, और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है फ्यूज, और फ्यूज का गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, रेक्टिफायर है प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा भी कहते हैं, और प्रतिवर्ती धारा को मापने के लिए प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो 50 की ओर क्या है, सूर्य के आती हुई पराबैंगनी किरणों में
कौन सा उपकरण, क्वेश्चन नंबर 49 में, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो कौन सा उपकरण है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनाया जाता है। प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा जिसे रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर, तो प्रतिवर्ती धारा को तिष्ठ धारा में बदलती है रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में कह रहा है सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों को कौन हमें बचाती है? तो ए में ऑक्सीजन, बी में O3 यानी ओजोन, और सी में CO2 या डी में CO2। कौन हमें बचाती है? O3 यानी ओजोन परत हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। CO2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2 क्लोराइड। ठीक है, इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। यदि अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली 25 बहुत जल्द डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, वो भी पूरा डिटेल होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।